हाँ तो स्टूडेंट्स, वेलकम एक बार फिर सोशल साइंस क्लास 10th। पिछले वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 पर बात कर रहे थे। इसके संबंध में मैंने आपको 2 वीडियो उपलब्ध कराए थे। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाके फिर से उन वीडियो को देखें। तो लास्ट वीडियो में हम चर्चा किए थे कि एक ऐतिहासिक बदलाव देखे थे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, कि पहले कैसे लोग प्राइमरी सेक्टर में ही रोजगार प्राप्त करते थे और एक दौर से गुजरते हुए आज की दृष्टि में हम देखें, आज के ज़माने के हिसाब से देखें तो तृतीय क्षेत्र क्या है, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। और हमने एक समस्या भी देखी थी कि जिस हिसाब से जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का रोल कम हुआ है और टर्सरी सेक्टर का रोल बढ़ा है, हमने कई सारे आंकड़ों के हिसाब से भी देखा 1973, 2003, 2013 और 2018 के अकॉर्डिंग। लेकिन हमने ये एक चीज़ देखी कि प्राइमरी सेक्टर से जॉब जो है वो टर्सरी सेक्टर की तरफ नहीं बढ़ी है, और जिसका सबसे बड़ा कारण हमने ये माना कि जॉब क्रिएशन उस मात्रा में नहीं हुआ है। जीडीपी का रोल टर्सरी सेक्टर में बढ़ा है, तृतीय क्षेत्र का हिस्सेदारी बढ़ी है, लेकिन उस हिसाब से प्राइमरी सेक्टर से लोग निकलकर तृतीय क्षेत्र की तरफ रोजगार प्राप्त नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तृतीय क्षेत्र में ज़्यादातर स्किल्ड लोगों की आवश्यकता होती है और भारत में क्या स्किल्ड लोगों की कमी है। और साथ ही साथ तृतीय क्षेत्र में क्या आधुनिकीकरण अधिक है और मशीनों और कंप्यूटर जैसे मशीनों का उपकरणों का इस्तेमाल होता है, तो उस वजह से भी क्या है, मैन पावर की आवश्यकता कम होती है। तो स्किल्ड श्रमिकों का ना होना और प्लस उपकरणों द्वारा उत्पादन होने से क्या है, प्राइमरी सेक्टर से उस मात्रा में लोगों का हस्तांतरण तृतीय क्षेत्र में नहीं हुआ है। आज जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का 18% के आसपास योगदान है, लेकिन फिर भी 50% भारत के लोग क्या है, वर्कफोर्स जो भारत का 50% वर्कफोर्स अभी भी प्राइमरी सेक्टर में लगा हुआ है। और इस वजह से हमने देखा था कि इस तरह के कार्य में लगा रहना यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है। ठीक है, यानी कि जहाँ ज़रूरत नहीं है उतने लोगों के काम करने की, लेकिन फिर भी लोग लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास अन्य कोई विकल्प नहीं है काम करने के लिए। जिस काम को 2 लोग कर सकते हैं उतनी ही क्षमता से, उतने ही उत्पादन करके, लेकिन उस काम को फिर भी 15 लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब 13 लोग अनावश्यक रूप से अपना काम वहाँ श्रम दे रहे हैं। और इस तरह से क्या है, उन 2 व्यक्तियों का श्रम क्या है, विभाजित हो जाता है 15 लोगों में, और उस इससे क्या इनकम भी क्या है, विभाजित हो जाती है। उतना ही उत्पादन करके अगर वो 2 व्यक्ति जितना कमाते वही 15 व्यक्ति काम करके उतना ही उत्पादन कर रहे हैं, तो आमदनी भी क्या है, श्रम तो विभाजित हुआ प्लस क्या है, आमदनी भी विभाजित होती है। तो हम देखते हैं प्राइमरी सेक्टर में क्या है, लोगों की इनकम कम है, पूर्ण रोजगार नहीं है, वो अपनी क्षमता अनुसार उन्हें पूरा दिन काम करने को नहीं मिल पाता। और उसी तरह शहरी क्षेत्र में भी देखें तो बहुत सारा, तृतीय क्षेत्र में बहुत सारा ऐसा जॉब है जो मरम्मत करने वाला, कूड़ा ढोने वाला, रेड़ी लगाने वाला, ठेले लगाने वाले या श्रमिक मजदूर, तो इस तरह के मजदूरों को भी देखें, बिजली बनाने वालों, इन लोगों को भी देखें तो ये लोग भी दिन भर के 8 घंटे के हिसाब से काम इन्हें नहीं मिलता, 1-2 घंटे काम मिलते हैं, कभी एक दिन मिला कभी एक दिन नहीं मिला। तो शहरों में भी क्या है, ये समस्या है कि बेरोजगारी वहाँ पर भी है, या प्रच्छन्न बेरोजगारी है, या पूर्ण रोजगार जैसी समस्या दिखाई देने को मिलती है कि पूर्ण रोजगार नहीं प्राप्त है। तो ये सारी समस्याएं हमने पिछले अध्याय में या पिछले वीडियो में बात की थी, इसी अध्याय के पिछले वीडियो में। आज हम बात करेंगे इन समस्याएं को दूर करने के लिए सरकार किस प्रकार के कदम उठा सकती है, अर्थात रोजगार कैसे कैसे किया जा सकता है, अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे किया जा सकता है। ठीक है, अगर सरकार द्वारा श्रमिकों को या किसानों को सस्ते दरों पर कर्ज प्रोवाइड कराया जाए और सिंचाई के लिए बड़े बड़े बांधों का निर्माण कराया जाए, फ्री में ट्यूबवेल पंप्स ये सारे दिए जाएं, ठीक है, तो इससे क्या है, किसानों की आमदनी हो सकता है बढ़ सके। ठीक है, सरकार द्वारा परिवहन की व्यवस्था बेहतर की जाए, फसलों के भंडारण हेतु जो भी बड़े बड़े अन्नागार भंडागार बनाया जा सकता उसका निर्माण करें,
और बेहतर सड़कों के निर्माण पर क्या है पैसा खर्च करे, तो इससे क्या है अतिरिक्त रोजगार भी पैदा हो सकते हैं। क्योंकि किसान अगर अपने प्रोडक्ट को भंडारण करेगा तो उचित समय पर वो क्या है बेच सकता है, उसको मजबूरी में अनाज सड़ जाएंगे, इस वजह से उसको औने पौने दाम में बेचना नहीं पड़ेगा, वो भंडारण करके रख सकता है और जब दाम अच्छी हो जाएगी, कीमत अच्छी हो जाएगी, तब वो अपने प्रोडक्ट को क्या है निकाल कर बेच सकता है। बेहतर परिवहन और बेहतर सड़कों की व्यवस्था होगी तो क्या है ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, क्रय विक्रय की प्रक्रिया तीव्र हो सकेगी। तो एक गांव का जो किसान है वो अपने मोहल्ले में ही सिर्फ वो बेच देता है, अगर उसको बेहतर परिवहन सड़क मिले तो वो अपने सामान को क्या है दूर दराज जहां अच्छा दाम मिल रहा हो वहां भी जाकर बेच सकता है। एक राज्य का किसान दूसरे राज्य में भी जाकर अपना सामान बेच सकता है। जैसे कि सस्ते दरों पर किसानों को क्या है को बीजों, उर्वरकों, उपकरणों व पंप सेट आदि उपलब्ध कराए जाए। ठीक है, स्थानीय बैंक द्वारा सस्ते दरों पर ऋण प्रदान किए जाएं। तो इन सब चीज़ों से क्या है एक तरह से किसानों की स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है, उनके उत्पादन को बेहतर बनाया जा सकता है। क्योंकि किसान की जो सबसे बड़ी समस्या यही है कि जितना उत्पादन वह करता है उस उत्पादन के एवज में उसे उतना मूल्य नहीं मिल पाता, यानी जब वो विक्रय करने जाता तो उसको उस हिसाब का दाम नहीं मिल पाता, तो जिससे क्या उसकी लागत तक नहीं निकलती है। प्रोडक्शन तो अच्छा करता है लेकिन वो सही उचित मूल्य में वो बेच नहीं पाता। तो परिवहन के साधन बेहतर होंगे, भंडारण की व्यवस्था बढ़िया होगी और इस तरह के साधन अगर अच्छे होंगे तो किसान बेहतर रूप से अपने सामान को विक्रय कर सकता है। और साथ ही साथ लागत कम करने के लिए अगर सरकार सस्ते दरों पर पंप सेट, बीज, उपकरण, मशीनें आदि प्रोवाइड करे तो उत्पादन की लागत भी कम हो सकती है, जिससे क्या है इनकम किसान की अच्छी हो सकती है। दूसरा ये है कि अर्ध ग्रामीण क्षेत्र यानी कि जहां नगरीकरण का भी कुछ हिस्सा है और कुछ ग्रामीण यानी मध्यम मतलब ठीक ठाक कस्बा टाइप का अगर कोई एरिया है तो वहां पर क्या है ऐसे उद्योगों की पहचान की जा सकती है और वहां स्थापित किया जा सकते हैं जहां अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। जैसे अर्ध ग्रामीण क्षेत्र यानी जहां जो कस्बा टाइप के शहर जगह है, जो पूरी तरह से शहर भी नहीं है, गांव भी नहीं है, वहां क्या है उद्योगों को स्थापित किया जाए और ऐसे उद्योग को स्थापित किया जाए जहां अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। ठीक है, जैसे दाल मिल, शहद केंद्र, शीत भंडारण तथा विभिन्न फसलों के लिए प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए जाए। अर्थात एक ऐसे इंडस्ट्री लगाई जा सकती है जिसे टमाटर से सॉस बनाया जा सकता है, आलू से चिप्स बनाया जा सकता है, ऐसे उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। शीत भंडारण जैसे भवनों का निर्माण किया जा सकता है जहाँ भाई काम करने के लिए नौकरी मिल सकती है। ठीक है, शहद केंद्र स्थापित किए जाते हैं जहाँ किसानों को, जो शहद उगाने वाले लोग हैं, शहद का व्यापार करने वाले किसान हैं, उनको बेहतर लाभ मिल सकता है, रोजगार मिल सकता है। और दूसरा, सरकार क्या है अधिक से अधिक विद्यालयों का निर्माण करे, लोगों में जागरूकता फैलाए कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को, बच्चों को विद्यालय भेजे। तो इससे क्या है सरकार को विद्यालय स्थापित करने को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार अधिक से अधिक विद्यालय स्थापित होगी तो अधिक से अधिक विद्यालय स्थापित होंगे तो कर्मचारी और टीचर्स की आवश्यकता होगी ही होगी, तो ऑलरेडी क्या है रोजगार बढ़ेंगे। ठीक है, भवनों का निर्माण करने के लिए तमाम मिस्त्रियों की आवश्यकता होगी, कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, तो रोजगार मिल सकेगा। ठीक है, योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अगर शिक्षा क्षेत्र को और बेहतर बनाया जाए तो माना जाता है लगभग 30 लाख से अधिक रोजगार और उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य क्षेत्र को विकसित किया जा सकता है जिसमें सरकारी हॉस्पिटल्स बनाए जाएं, बहुत सारे जांच केंद्र बनाए जाएं, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बनाए जाएं जिसमें बहुत सारे कंपाउंडर्स हुए, छोटे स्तर के जो कर्मचारियों को रोजगार मिल सकता है, डॉक्टरों को रोजगार मिल सकता है। ठीक है, आंगनवाड़ी बहनों को रोजगार मिल सकता है। ठीक है, पर्यटन क्षेत्र को अगर बढ़ावा दिया जाए, जैसे पर्यटन है, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे नए सेवाओं में भी क्या है अवसर बन सकते हैं अगर सरकार क्या है पूरे देश में कुछ क्षेत्रों को चिन्हित करके और पर्यटन के लिए विकसित करे, जैसे बीजेपी सरकार कर रही है। अयोध्या, मथुरा, ठीक है, बनारस, काशी को वहाँ जो भी
जो भी कॉरिडोर बन रहा है बाबा विश्वनाथ का गंगा नदी तक, अयोध्या को जिस तरह से तैयार किया जा रहा है, मथुरा को जिस तरह से तैयार किया जा रहा है, तो पर्यटन के क्षेत्र में भी काफ़ी रोजगार की संभावनाएं हैं। ठीक है, सूचना क्षेत्र के आईटी सेक्टर को स्थापित किया जाए तो उसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है। ठीक है, योजना आयोग के अनुसार अगर पर्यटन क्षेत्र को, योजना आयोग की रिपोर्ट है, अगर पर्यटन क्षेत्र में सुधार किया जाए तो प्रति वर्ष क्या है 19 से 40 लाख रोजगार उपलब्ध कराए जा सकते हैं, प्रति वर्ष सृजित किया जा सकते हैं 19 से 40 लाख। अगर हमारा जो हिमालयन बेल्ट है उसको अच्छे से नेचर टूरिस्ट की तरह, उसको नेचुरल टूरिस्ट की तरह उसको बेहतर बनाया जाए, हिलीज एरियाज़ को बेहतर बनाया जाए, या जो भी कल्चरल हेरिटेज जो हमारे हैं आपका साउथ में, तमिलनाडु में जो इतने अच्छे अच्छे मंदिर हैं, वहाँ पे रामेश्वरम, पल्लव वंश के, चोल वंश के समय के जो काल के जो अच्छे अच्छे मंदिर हैं आपके गुजरात में, तो इन सब पर्यटन क्षेत्रों को अगर विकसित किया जाए, बेहतर बनाया जाए और अत्याधुनिक किया जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर क्या है रोजगार सृजित किया जा सकता है। इसी में एक दिखा रहा है कि नरेगा 2005 में सरकार ने एक सीमित रोजगार का एक अधिकार प्रदान किया था। सीमित रोजगार यानी कि 100 दिन का रोजगार है ये, गारंटी अधिनियम के तहत, कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को क्या है 100 दिन का एक रोजगार प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, जिसमें इस समय शायद 200 रुपये से इसकी एक प्रति दिन का एक चार्ज है कि 200 रुपया मजदूरी दी जाएगी और 100 दिन का एक गारंटीड रोजगार है। ठीक है, तो एक तरह से सरकार ने प्रयास किया है कि कम से कम ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कम से कम 365 दिन में कम से कम 100 दिन का रोजगार तो उन्हें उपलब्ध हो सके। अगर 100 दिन का रोजगार है, पर दिन का 200 रुपया है, तो मान के चलिए 20 से 25 हज़ार रुपया वो साल भर में कमा सकते हैं। बाकी वो अन्य कोई काम करें, कृषि वगैरह, तो उससे भी अर्निंग करके वो अपना बेहतर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। प्रश्न है, नरेगा 2005 को काम का अधिकार क्यों कहते हैं? ठीक है, बताइए। प्रश्न दूसरा प्रश्न है, शहरों में रोजगार किस प्रकार सृजित किया जा सकता है? सुझाव दो। ठीक है, अब हम देखेंगे, हमने जो भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की बात की थी, अब हम देखेंगे एक दूसरा रूप, संगठित और असंगठित क्षेत्र, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड एवं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी वेल स्ट्रक्चर्ड, यानी रूल्स रेगुलेशंस के अच्छे होंगे, काम करने का दिन तय होगा, मजदूरी तय होगी, बहुत सारी फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज, लीव फैसिलिटीज़, तमाम तरह की चीज़ें इसमें मिलेंगी। असंगठित यानी अनऑर्गेनाइज्ड यानी वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है। तो सीधी सी आप बात समझ पा रहे हो, इसमें काम का समय निश्चित नहीं होगा। जस्ट उल्टा कर दीजिए, रोज मजदूरी नियमित नहीं होगी या निश्चित नहीं होगी, बहुत सारी फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज, लीव फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलेंगी, काम आपको नियमित नहीं मिलेगा। तो इस तरह की, इस आधार पर क्या है, असंगठित और संगठित क्षेत्र में बांटा गया है। यानी कि लोगों के नियोजित होने, काम के शर्तों, लोगों के नियोजित होने और काम करने की शर्त तथा रूल्स रेगुलेशन के आधार पर तथा संबंधित नियम व नियमन के पालन के आधार पर, यानी लोगों के नियोजित होने, काम की शर्तें व संबंधित नियम व विनियम के पालन होने के आधार पर आर्थिक क्रियाओं को दो भागों में विभाजित किया जाता है। किन आधार पर? नियोजित होने, काम की शर्तें व संबंधित नियम व विनियम के पालन होने के आधार पर, कि कितना रूल्स रेगुलेशन का फॉलो हो रहा है, काम की शर्तें क्या है, और नियोजन की प्रक्रिया, नियोजित यानी काम की जो निश्चितता है, यानी नियोजन की जो प्रकृति है, उसके आधार पर क्या है, संगठित और असंगठित क्षेत्र में बांटा जाता है। ठीक है, आप नोट डाउन करते रहेंगे। देखें, अगर संगठित क्षेत्र को देखें, यानी संगठित क्षेत्र क्या है, इसकी लाभों को देखें, तो संगठित क्षेत्र में वे उद्यम या वे कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि
नियमित हो, कार्य कार्य की प्रकृति सुनिश्चित होनी होती है, यानी आपको काम करना क्या है, आपसे कुछ भी नहीं, आपको एक तय काम दिया जाएगा, आपको ये करना, ये निश्चित होता है। और ऐसे कंपनियां या ऐसे उद्योग या संगठित क्षेत्र में जो भी रोजगार है वह सरकार द्वारा पंजीकृत होता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन उसका होता है। और ये रोजगार क्या है या प्रोवाइड कराने वाले उद्योग या कंपनियां जो भी इस संगठित क्षेत्र में लगी हुई हैं वह सरकार द्वारा बनाए गए नियमों व विनियमों का कड़ाई से पालन करती हैं, ठीक है। जैसे कारखाना अधिनियम, ठीक है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवा अनुदान अधिनियम, दुकान व प्रतिष्ठान अधिनियम, ठीक है। तो इस तरह के सारे नियमों व विनियमों जो सरकार ने बनाए हैं उसका पालन आसानी से यहाँ कड़ाई से किया जाता है। इस क्षेत्र की औपचारिक प्रक्रिया व कार्यविधि होती है, यानी औपचारिक यानी फॉर्मल, एकदम फॉर्मल कार्यविधि व प्रक्रिया होगी, कोई ऐसा नहीं एकदम पूरा रूल्स रेगुलेशन के साथ इनका होगा। ये तो हो गई प्रोवाइड कराने वाला, अगर कोई उद्योग या कंपनी प्रोवाइड करा रही है। अगर संगठित क्षेत्र में कोई स्वरोजगार भी है तो वह भी क्या है, सरकार द्वारा पंजीकृत होगा, यानी बड़ी बड़ी कंपनियां, अंबानी जैसे की कंपनी है वो स्वरोजगार है, तो यह भी एक तरह से पंजीकृत कराते हैं। कोई बड़ी दुकान है, मॉल है, शॉपिंग मॉल है, तो इसका भी लोग पंजीकरण कराते हैं, या किसी इंसान की अपनी छोटी सी फैक्ट्री है तो उसका भी पंजीकरण होगा, ठीक है। अगर लाभ देखें, क्या क्या लाभ है लोगों को, कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा का लाभ मिलता है, यानी कि ऐसा नहीं कि आपको जब मन के तब हटा दिया जाएगा, ठीक है। निश्चित से अधिक काम करने पर अतिरिक्त वेतन मिलता है, यानी आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो आपको एक एक्स्ट्रा वेतन मिलेगा, बाकी जो आप काम कर रहे हो उसका एक वेतन तो निश्चित होगा ही होगा, ठीक है। सवेतन छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, यानी आप अवकाश लिए हैं तो भी आपका सैलरी काटी नहीं जाएगी, अगर 2 दिन 3 दिन आप लीव लेते हैं तो उसकी सैलरी काटी नहीं जाती, आपको EL CL वगैरह मिलते हैं। भविष्य निधि, यानी आपको पेंशन वगैरह मिलेंगे, NPS वगैरह के थ्रू आपको एक तरह से सेवानिवृत्त जब आप होगे तो आपको कुछ ना कुछ एक अमाउंट मिलेगा। सेवा अनुदान, यानी कि आपको एक तरह से आप चूंकि सर्विस कर रहे हो तो उसके अर्ज में आपको कर्ज भी मिल सकता है, ठीक है। यहाँ इन कार्यस्थलों पर आपको स्वच्छ जल, बेहतर कार्य स्थिति में परिस्थितियां, पर्यावरण आपको अच्छे मिलेंगे, आपको अच्छी स्थिति में काम कराया जाएगा, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, जैसे लिखा है सेवानिवृत्त होने पर पेंशन का भी मिलना, ठीक है। ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं संगठित क्षेत्र में। तो अगर प्रश्न आ जाता है संगठित क्षेत्र क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए और लोगों को क्या लाभ मिल सकते हैं बताइए, तो आप बेहतर ढंग से लिख सकते हो। दूसरा आता है असंगठित क्षेत्र, जस्ट उसका उल्टा है, आपको कुछ नहीं, अगर आपको आ रहा, आप नहीं भी पढ़ोगे असंगठित क्षेत्र को तो संगठित क्षेत्र को जस्ट उल्टा कर देना। असंगठित क्षेत्र में करने वाले काम करने की दशा क्या, छोटी व बिखरी हुई होती है, यानी बहुत सीमित समय के लिए काम मिलता है या कभी कभी मिलता है, या बिखरी हुई, कभी एक वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, ठीक है, बिखरी हुई अवस्था होती है। और यहाँ सारे रूल्स रेगुलेशन जो भी गवर्नमेंट द्वारा वो ना फॉलो होते हैं, ना उसका कड़ाई से पालन किया जाता है, ठीक है। और सरकारी नियंत्रण से ये मुक्त होते हैं, यानी गवर्नमेंट का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक तरह से कंट्रोल नहीं होता। जैसे रेडी लगाने वाला प्लम्बर का काम है, या कोई अचार बनाने की फैक्ट्री है उसमें किसी मजदूर से आप काम करवा रहे हो, या आप अपने घर पर किसी सर्वेंट को रखे हो, तो वो सरकार के नियंत्रण से मुक्त होती है, ठीक है। अनियमित और कम वेतन वाले रोजगार, यानी कि इसमें काम जो है वो नियमित नहीं होगा, आपको निश्चित एक तरह से रोजगार नहीं होगा और कम वेतन आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने पर क्या है, सवेतन जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती, या अवकाश की कोई प्रावधान नहीं होता, बीमारी होने पर आपको कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा, कोई हेल्प नहीं दी जाएगी, कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दी जाएगी। और यह रोजगार असुरक्षित है, यानी कि आप रोजगार प्राप्त कर लिए तो ऐसा नहीं है कि अब आपका निश्चित हो गया, आप लंबे समय तक काम करोगे। और इसमें जो रोजगार मिलता भी वह नियोक्ता की पसंद पे होता है, आपके टैलेंट पे नहीं मिलता। आप इसमें सोर्स लगा के भी रोजगार प्राप्त
कर सकते हो, यानी नियुक्त करने वाले की जो पसंदगी है उसके ऊपर रोजगार मिलेगा। अगर स्वरोजगार के क्षेत्र में देखें, ये तो अब तक बात हुई कोई रोजगार जो प्रोवाइड कराने वाले, यानी किसी आप फर्म में, किसी कंपनी या किसी उद्योग में काम कर रहे हो तो ये कंडीशन है। अगर स्वरोजगार में भी देखें असंगठित क्षेत्र में, तो इसमें सड़कों पर विक्रय करने वाले, मरम्मत, किसान व खेतों में मजदूरी करने वाले, रेड़ी लगाने वाले, ठीक है, इस तरह के काम करने वाले लोग आते हैं। और इसमें भी रोजगार जो मिलता है वह क्या है, निश्चित नहीं होता, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का कोई मेडिकल फैसिलिटी तो है नहीं, आप ठेला लगा रहे हो तो किस प्रकार की मेडिकल फैसिलिटी, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह की समस्याएं होती हैं, आप नोट डाउन करिए। Next page. Double tap to add. प्रश्न है, संगठित और असंगठित क्षेत्रकों को विभेद को बताइए तथा इनमें कार्य करने वालों को किस प्रकार की सुविधा या असुविधा होती है। यानी संगठित क्षेत्र में सुविधा को बताना है और असंगठित क्षेत्र में असुविधा को बताना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, संगठित और असंगठित क्षेत्र से संबंधित कम से कम 10-10 उदाहरण दीजिए। यानी संगठित क्षेत्र में क्या क्या रोजगार हो सकते हैं, कोई 10 एग्जाम्पल बताइए। असंगठित क्षेत्र में क्या 10 रोजगार तरह के काम हो सकते हैं, आप 10 एग्जाम्पल्स बताएंगे, ठीक है। फिर एक प्रश्न आ जाता है, समस्याएं तो हो गई, असंगठित क्षेत्र की हमने समस्याएं बात कर ली, फिर इनका संरक्षण कैसे हो। आखिर समस्याओं पर हमने बात की तो फिर उसके बाद उपाय तो सुझाना ही पड़ेगा। तो उपाय क्या है असंगठित क्षेत्र में लोगों का। देखिए, पहली समस्या तो उसकी है कि असंगठित क्षेत्र में क्या है का बड़ा जो असंगठित क्षेत्र का जो अत्यंत धीमी गति से बढ़ना, यानी कि असंगठित क्षेत्र क्या है, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रहा, क्योंकि असंगठित क्षेत्र ही धीरे धीरे बढ़कर संगठित रूप में कन्वर्ट होगा। यानी कोई छोटा दुकानदार है, वो एक आदमी को रोजगार दिया है, कभी हटाता है कभी देता है, अगर उसका दुकान बढ़ेगा तो हो सकता है वो अच्छा उसकी इनकम हो, तो वो अपने जो भी जिसको भी रोजगार दे वो उसको बेहतर दे सकता है। तो असंगठित क्षेत्र में जैसे जैसे विकास होगा तो वैसे वैसे संगठित रूप में कन्वर्ट होगा, तो उसके विकास में गति धीमी है। और प्लस जो संगठित क्षेत्र में है, संगठित क्षेत्र है, उसमें भी क्या है कहने को तो संगठित क्षेत्र, लेकिन उसमें भी काम क्या है, असंगठित क्षेत्र के जैसा करवाया जा रहा है। यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी उद्योग क्या है, अपने कर्मचारियों को क्या है, वो अपने ऑफिस में या अपने कंपनी में ऐसे श्रमिकों को इस्तेमाल करते हैं जो असंगठित रूप में काम करवाते हैं। यानी बड़े बड़े कंपनियों में भी क्या है, असंगठित रूप से श्रमिकों को रखा जाता है ताकि कम पैसा देना पड़े, कम, और उनके प्रोडक्शन में कम लागत आए, ठीक है। जैसे बड़ी कोई कंपनी है, वो ये चाहेगी लागत उसका कम हो, तो उसके लिए वो चाहेगी कि ऐसे श्रमिकों को रखें जिसमें हमको निश्चित रोजगार ना देना पड़े, अच्छी सैलरी ना देना पड़े, वो तो हर कंपनी चाहेगी। तो एक तरह से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो संगठित क्षेत्र में गिनी जाती हैं, वह भी क्या है, लोगों को असंगठित जैसा रोजगार प्रोवाइड कर रही हैं ताकि उनको अपना बेनिफिट बचाने के लिए, अपना लागत कम करने के लिए, इनकम ज़्यादा कमाने के लिए, ठीक है। तो यह भी समस्या है। तो इस रूप में काम करवाने से क्या है, असंगठित क्षेत्रों में क्या है, श्रमिक काम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यानी कि संगठित क्षेत्रों में भी जो लग रहे हैं उनको भी असंगठित जैसा ही काम करवाया जा रहा है, फैसिलिटी सुविधाएं दी जा रही हैं, उस तरह की सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, और संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र वो बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो इस तरह से आप देखोगे तृतीय क्षेत्र या किसी भी रोजगार में आप देखो तो असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है। 1990 के बाद अगर देखा गया है कि असंगठित क्षेत्र में क्या है, वृद्धि हो रही है, और संगठित क्षेत्रों में लगे लोग क्या है, वो अपने रोजगार खोते जा रहे हैं, क्योंकि मशीनों का युग आ गया है। अब स्किल्ड चाहिए, कुशलता चाहिए। तो इससे क्या है, जो पहले संगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग थे वो इतने स्किल्ड नहीं थे, और 90 के बाद जैसे जैसे आईटी सेक्टर का विकास हुआ, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, तो उसकी जगह क्या है, इन मशीनों ने ले ली इंसानों की। तो क्या है, संगठित क्षेत्र से भी लोग धीरे धीरे क्या है, एक तरह से हाथ धोते जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी समस्या 1990 के बाद देखने को मिल रही है।
अतः असंगठित क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देना महत्वपूर्ण है और एवं असंगठित क्षेत्र में लगे लोगों को क्या है, सहायता करने की भी बहुत आवश्यकता हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो जो असंगठित क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में है उसमें क्या है, मुख्य रूप से भूमिहीन मजदूर व सीमांत किसान, फसल बटाईदार, कारीगर, बुनकर आदि ऐसे लोग आते हैं। ठीक है, फसल बटाईदार, किसान, बुनकर, बढ़ई, लोहार, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। अगर गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए, असंगठित क्षेत्र को देखें तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे। अगर इन असंगठित क्षेत्र में लगे हुए लोगों को अगर सस्ते दरों पर अच्छी बीज प्रोवाइड कराया जाए, कृषि उपकरण, साख भंडारण सुविधा व विपणन केंद्र की सुविधा प्रोवाइड कराया जाए तो कुछ बेहतर किया जा सकता है। यानी ऐसे लोगों को इन सब चीज़ों की सुविधा प्रोवाइड कराने की आवश्यकता है। अगर शहरी क्षेत्रों में देखा जाए तो जो लघु उद्योग हैं या माइक्रो या सूक्ष्म उद्योग हैं उसमें लगे हुए कर्मचारी या मजदूर या श्रमिक, ठीक है, ऐसे लोग क्या है, असंगठित क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा निर्माण कार्य में लगे हुए मिस्त्री वगैरह या मजदूर, ईंटा ढोने वाले, भवन निर्माण में लगे मजदूर, व्यापार, जो छोटे व्यापार दुकानदार हैं उसमें, शॉपिंग मॉल या बड़े बड़े आप रेस्टोरेंट में काम करने वाले वेटर, ठीक है, सड़क विक्रेता, ठेरी, दूध बेचने वाले, रेडी लगाने वाले, कबाड़ उठाने वाले, ठीक है, ऐसे लोग क्या है शहरों में आपको देखने को मिलेंगे। और एक समस्या एक और ये है, अगर जातिगत रूप से देखा जाए तो ऐसे असंगठित क्षेत्रों में ज़्यादातर क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग ही क्या है ज़्यादातर नियोजित दिखाई देते हैं। ठीक है, यानी कि जो असंगठित क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, चाहे शहर में चाहे ग्रामीण में, अगर उनकी जातिगत बनावट देखी जाए तो वो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए, यानी कि क्षत्रिय, ब्राह्मण आपको कम दिखाई देंगे। तो यानी ये समस्या सिर्फ आर्थिक ही नहीं है, यह समस्या एक तरह से सामाजिक भी है। ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों को, अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग के लोगों को क्या है, मजबूर होना पड़ता है कि ऐसे क्षेत्रों में वो काम कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे लोग क्या है सामाजिक भेदभाव के शिकार भी होते हैं। ठीक है, जिनके साथ छुआछूत जैसी बर्ताव किया जाता है। अतः सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए इनका संरक्षण आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो अब कैसे कैसे सरकार कर सकती है, ये सब हमने बात पहले की है कि अतिरिक्त रोजगार कैसे प्रोवाइड कराया जा सके, किसानों को उचित दर पर ऋण प्रदान किया जाए, सस्ते दरों पर बीज उपकरण, पंप सेट प्रदान किया जाए, भंडारण की व्यवस्था हो, और भी अर्धग्रामीण क्षेत्रों में छोटे मोटे उद्योग लगाए जाएं, जैसे शहद के उद्योग, भंडारण के उद्योग या प्रसंस्करण उद्योग, ऐसे उद्योग स्थापित किया जाए तो उनकी इनकम बढ़ाई जा सकती है। शहरों में भी क्या है, इनकम बढ़ाने के लिए विद्यालय खोले जाएं, अधिक से अधिक प्रशासनिक कार्यालयों का स्थापना किया जाए, अधिक से अधिक सुविधा केंद्र खोले जाएं जिससे कर्मचारियों को रोजगार मिल सकता है। तो तमाम तरीके हैं बढ़ाने के, और चूँकि इनकी सुरक्षा करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इनकी समस्या सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक भी है। ठीक है, अब एक आता है स्वामित्व आधारित क्षेत्रक। ठीक है, ये तीसरा तरीका है क्षेत्रक को मापने का, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसका आधार क्या है, इसमें क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र आते हैं और निजी क्षेत्र आते हैं। ठीक है, स्वामित्व यानी मालिकाना, यानी उसका ऑनर कौन है उसके आधार पर क्या है, एक तो सार्वजनिक हो सकता है यानी जिसका ऑनर सरकार होगी, एक निजी हो सकता है जिसका मालिक एक व्यक्ति या एक संस्था या एक फर्म हो सकती है। ठीक है, पर संपत्तियों का स्वामी यानी संपत्ति, यानी जो भी रोजगार में लगा संपत्ति है उसका स्वामी कौन है, स्वामी,
और सेवाओं की उपलब्धता की जिम्मेदारी, यानी कि जो भी सेवाएं उपलब्ध हो जानी उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है, यानी सेवाएं कौन उपलब्ध करा रहा है और संपत्ति का मालिक कौन है, इसके आधार पर क्या है आर्थिक क्षेत्रों को दो भाग में बांटा जाता है, जिसमें एक सार्वजनिक क्षेत्र, एक निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र में संपत्ति का मालिक सरकार है या सार्वजनिक है, ठीक है, कोई व्यक्तिगत नहीं है, और उपलब्ध सरकार करा रही है। तो सेवाओं को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी है और परिसंपत्ति का मालिक कौन है, इसके आधार पर क्या है हम सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में क्षेत्रकों को डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, देखो लिखा हुआ है सार्वजनिक क्षेत्र में क्या है, परिसंपत्तियों पर क्या है अधिकतर सरकार का एक तरह से कार का स्वामित्व होता है। वही निजी क्षेत्रकों में क्या है वस्ती व सेवाओं, वही निजी क्षेत्रकों में परिसंपत्ति का स्वामी व सेवाओं को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी क्या है एकल व्यक्ति या एक समूह में होती है। ठीक है, उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी एक एकल व्यक्ति या एक कंपनी के हाथ में होता है। निजी क्षेत्रों के अगर लाभ देखें, ठीक है, तो निजी क्षेत्रों का उद्देश्य क्या होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना। ठीक है, इन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए आपको भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि आप किसी भी प्राइवेट सेवाओं को लेना है तो आपको इसके लिए बड़ी एक अच्छी खासी रकम भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, वहीं सार्वजनिक क्षेत्रों का उद्देश्य देखें तो सार्वजनिक क्षेत्रों का उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना नहीं होता। ठीक है, सिर्फ लाभ कमाना नहीं होता, सरकार करों के द्वारा इन व्ययों की भरपाई करती है। अर्थात सरकार जो भी लाभ प्रोवाइड करा रही है और सरकार का जो भी पैसा खर्च हो रहा है तो वह क्या है करों द्वारा इसका भुगतान करती है, यानी जो टैक्स लेती है हम लोगों से, उसी टैक्स के पैसे से क्या है गवर्नमेंट क्या है इस तरह की सुविधाएं प्रोवाइड कराती है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि सरकार ऐसी गतिविधियों पर व्यय क्यों करती है, क्योंकि सरकार द्वारा जो सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती है वो बड़े सस्ते दरों प्रोवाइड कराई जाती है और बड़े व्यापक स्तर पे प्रोवाइड कराई जाती है, मतलब मास लेवल पे बहुत बड़ी तादाद में लोगों को प्रोवाइड कराई जाती हैं। और सरकार इस खर्च का जो एक तरह से भरण है वह टैक्स से करती है। ठीक है, अब जैसे कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे समाज के हर तबके को आवश्यकता होती है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी समाज के हर सदस्य को आवश्यकता होती है और जिसे निजी क्षेत्र उचित दरों पर क्या है और सभी लोगों तक आसानी से प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इनकी लागत अधिक होती है, क्योंकि पूरे देश के हर नागरिकों को ये प्रोवाइड कराना होता है, तो निजी क्षेत्र की इतनी औकात नहीं होती या उसकी उतनी क्षमता नहीं होती कि इन सुविधाओं को वह प्रोवाइड करा सके या उपभोक्ताओं तक प्रोवाइड करा सके। और निजी क्षेत्र अगर प्रोवाइड भी कराएंगे तो इतने मास लेवल पे लोगों से भुगतान वो वसूल नहीं कर सकते या उतना इन्वेस्टमेंट ये नहीं कर सकते कि इतने मास लेवल पे लोगों को रोजगार ये सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा सकें। ठीक है, इसलिए सरकार क्या है इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। जैसे पुल सड़कों का निर्माण, तो पूरे भारत में सड़क क्या कोई प्राइवेट सेक्टर बना सकता है? ठीक है, कोई एक एक्सप्रेसवे हो सकता है प्राइवेट सेक्टर बना ले, लेकिन पूरे देश में सड़कों का एक तरह से जाल बिछाना, पुलों का जाल बिछाना, रेलवे का जाल बिछाना, ठीक है, यह काम क्या है निजी क्षेत्र नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए सरकार क्या है पत्तनों का, बिजली का, ठीक है, बिजली प्रोवाइड कराना, पूरे देश को बिजली प्रोवाइड कराना, पत्तनों का बंदरगाहों का निर्माण करना, ये सब काम क्या है। और दूसरा क्या है, और बांधों का निर्माण करके सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराना, यह निजी क्षेत्रों की बस की बात नहीं होती है। ठीक है, ऐसी भारी व्यय क्या है सरकार ही स्वयं उठाती है और सभी को उपलब्ध हो इस बात को सुनिश्चित भी करती है। ठीक है, बहुत से ऐसे उद्योग भी होते हैं जिसको चलाने के लिए सरकार के समर्थन की आवश्यकता होती है, यानी कि इसको प्राइवेट सेक्टर तो चलाते हैं लेकिन सरकार का समर्थन।
अभी तक जो मैंने बात किया वो तो बिल्कुल सरकार ही करती है, और कुछ ऐसे उद्योग हैं जो सरकार की सहायता समर्थन द्वारा क्या है निजी क्षेत्र क्या है ऐसे उद्योगों का संचालन करते हैं। जैसे बिजली के उद्योग हो गए, बहुत बड़े बड़े पेट्रोलियम कारखाने हो गए, ठीक, कोयला के कारखाने हो गए, ठीक है, तो सरकार की समर्थन की आवश्यकता होती है। बहुत से ऐसे बिजली घर भी होते हैं जो प्राइवेट होते हैं, लेकिन अगर वो बिजली प्रोवाइड कराएंगे तो बड़ी महंगी बिजली होगी, तो सरकार क्या है उस पर सब्सिडी देती है। यानी सरकार स्वयं बिजली नहीं बना रही, प्राइवेट कंपनी ही बिजली बना रही है, लेकिन बिजली सबके सस्ते दरों पर पहुंच सके इसके लिए क्या है सरकार क्या है उन प्राइवेट कंपनियों को पैसा देती है कि तुम्हारा 10 रुपया दाम है तो तुम 5 रुपये में लोगों को दो, 5 रुपया हमसे ले लेना, ठीक है, उसको सब्सिडी बोलते हैं। यानी कि एक प्राइवेट सेक्टर तो लाभ कमाने के लिए काम कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर बिजली बना रहा है मान लो, तो 10 रुपया पर यूनिट बिजली लेगा तो लोग खरीद नहीं पाएंगे, तो सरकार क्या करे, क्योंकि बिजली सबको चाहिए तो सरकार कहेगी 5 रुपये हम आपको देंगे और आप लोगों से 5 रुपया वसूलो, आपको 10 रुपया मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से समर्थन से सब्सिडी प्रोवाइड कराना, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, सब्सिडी और किसानों से न्यूनतम समर्थन पे जो राशन खरीदे जाते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, यह भी सरकार करती है, ठीक है, ताकि किसानों को एक न्यूनतम समर्थन मिल सके, ताकि किसानों को औने पौने दाम पर क्या है मार्केट में ना बेचना पड़े या उनका अनाज खराब ना हो, ठीक है। इसके लिए सरकार उनसे क्या है न्यूनतम दर पे, और बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं जिनको सस्ते दरों पर वांछित उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार क्या है किसानों और उपभोक्ताओं को क्या है सस्ते दरों पर सुविधाएं पहुंचाती हैं। कुछ आर्थिक गतिविधियां ऐसी होती हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की होती है, ठीक है। अब जैसे कौन कौन सी गतिविधियां हैं, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, तो सरकारी हॉस्पिटल बनाना जरूरी है, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, शिक्षा उपलब्ध कराना, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों पर क्या है सरकार व्यय करती है, जिसमें क्या है मानव के विकास यानी मानव के जीवन को बेहतर बनाने जैसी बात होती है, ठीक है। मानव विकास के पक्ष जैसे स्वच्छ जल हुआ, निर्धनों के लिए वास की व्यवस्था हुई, ठीक है, विकलांगों के लिए एक तरह से पेंशन की व्यवस्था हुई, ठीक है, भोजन की उपलब्धता हो गरीबों के लिए, उनके पोषण पर ध्यान देना हो, तो ऐसी जिम्मेदारियों पर क्या है सरकार व्यय करती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है, प्राइवेट सेक्टर नहीं करेंगे, ठीक है। बजट बढ़ाकर सरकार का जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बजट बढ़ाकर क्या है पूर्ण रूप से जो उपेक्षित वर्ग है उनकी देखभाल करे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जरूरी होती हैं सरकार के लिए। इसी के साथ ये अध्याय खत्म होता है। आप सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।